हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत रघु नाम के बंदे से होती है जो एक स्टेशन पर गेट कीपर है। यानी कि जब भी ट्रेनें आएगी तो उसका काम है ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर बताना कि आगे रास्ता खाली है या फिर आगे कोई गड़बड़ी है, और अगर कोई गड़बड़ी है तो लाल झंडे को दिखाकर ड्राइवर को सावधान करना उसका काम है। लेकिन जिस स्टेशन पर रघु काम करता है वह स्टेशन रेगिस्तान में बना हुआ है, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। तो रघु यहाँ पर स्टेशन के पास बने एक घर के अंदर रहता है। उसके पास एक गधा भी है जो उसके अकेलेपन का साथी है। वह अकेले अपने गधे के साथ डेली पास के गांव में जाता है, जो गांव पूरी तरह से खाली है। गांव में बस एक कुआं है, उसी से रघु पानी निकालने का काम करता है। साथ ही खाने पीने के लिए वह कुछ सब्जियां और टमाटर की खेती करता है। लेकिन इंसान के पास कितनी भी चीजें क्यों न हो, अकेलापन इंसान को खाने लग जाता है। उसके साथ भी कोई बात करने वाला नहीं होता है, इसीलिए वह अपनी बातें अपने गधे से ही शेयर कर देता है। अगली सुबह होते ही रघु अपने काम पर निकल जाता है तो वहाँ से ट्रेन गुजरती है। रघु आने वाली ट्रेन को हरी झंडी तो दिखाता है, लेकिन जैसे ही ट्रेन वहाँ से गुजरती है पीछे एक आवाज छूट जाती है। रघु जैसे ही उस आवाज की तरफ आगे बढ़ता है तो देखता है कि वहाँ पे एक औरत है। वो उसकी सांसें चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो जिंदा है, इसीलिए वो उसे उठाकर अपने घर पर लेकर आता है और बढ़िया तरीके से उसका ख्याल रखता है। कुछ देर बाद उस महिला को होश आ जाता है। वो भी रघु को सामने देखकर घबरा जाती है कि यह कौन है और यहाँ पर कैसे है। रघु कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो। वो महिला कहती है कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आ गई, मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं शायद गलती से ट्रेन से गिर गई थी। मेरे पति फिलिप मेरा इंतजार करते होंगे क्योंकि ट्रेन में वह भी मौजूद थे, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से दूसरे स्टेशन जाना होगा ताकि मैं उनको मिल पाऊँ। लेकिन जैसे ही वो महिला बाहर आती है तो एकदम से घबरा जाती है क्योंकि चारों तरफ उसे बस रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखता है, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब भी वो वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देती है क्योंकि वह अकेले इस अनजान जगह पर नहीं रह सकती थी। उसे किसी भी हाल में अपने पति के पास पहुँचना था, लेकिन थोड़ी देर जाने के बाद थक जाती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। तो रघु उसे फिर से उठाकर अपने घर ले आता है और कहता है मेरी बात मानो, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा पाओगी, ऐसे चलते चलते तुम भूख प्यास से मर जाओगी। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। जिसके बाद उसको आराम करने के लिए बिस्तर भी लगा देता है रघु। वो महिला डरते डरते बेड पर लेट जाती है तो वहीं रघु घर के बाहर आकर दोबारा अपने गधे से बातें करने लगता है और उसे उस महिला के बारे में भी बताता है। बातों की आवाज सुनकर वो महिला जैसे ही बाहर आती है उसे वहाँ पर रघु के अलावा और कोई भी नहीं दिखाई देता। रघु कहता है कि अरे तुम आ गई, यहाँ पर कोई नहीं है, मैं अक्सर खुद से बातें करता रहता हूँ, इसीलिए अब जाओ आराम करो। अगली सुबह रघु उस महिला को बताता है कि यहाँ रेलवे का एक टेलीफोन है, हम यहाँ से तो कॉल नहीं लगा सकते, पर दूसरे स्टेशन पर से जैसे ही कोई ट्रेन निकलती है तो वहाँ से फोन आता है, तो मुझे हरी झंडी लेकर बाहर जाना पड़ता है। और अगर अगली बार फोन आया तो उनको मैं आपके बारे में जरूर बता दूंगा और फिर वो लोग आपको लेने के लिए आ जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी फोन बजने लगता है। रघु कहता है कि क्या किस्मत है तुम्हारी, ये लो फोन भी आ गया, वरना ऐसे तो 3-4 दिन तक फोन नहीं आता है। रघु जैसे ही फोन उठाकर उन्हें उस महिला के बारे में बताने ही वाला होता है तभी वो महिला फोन कट कर देती है। रघु सोचता है कि इसने क्या कर दिया। वो एकदम से हैरान हो जाता है। वो महिला से पूछता है कि आपने फोन क्यों कट कर दिया। महिला बताती है कि पहले मुझे भरोसा नहीं था, इसीलिए मैंने आपसे झूठ कहा कि मैं गलती से ट्रेन से गिर गई, और सच तो यह है कि मैं अपने पति से बचकर ट्रेन से कूद गई थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो मुझे मार देता। मैं फिलिप के पास वापस नहीं जाना चाहती। और रघु को अपनी कहानी बताने लगती है कि मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। फिलिप एक बार मेरे क्लिनिक आया था क्योंकि उसकी पहली पत्नी के मरने के बाद से वह डिप्रेशन का शिकार हो गया था। मैंने उसका इलाज किया और धीरे धीरे करके उसके अंदर सुधार आने लग गया, लेकिन ना जाने कब यह ट्रीटमेंट के लिए डेली मिलना प्यार में बदल गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं फिलिप को पसंद करने लगी, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे सीधे बोल पाती, इसीलिए मैंने इंतजार किया। अगर वो मुझे पसंद करता होगा तो मुझे खुद से बता देगा, और हुआ भी ऐसा ही। कुछ दिनों के बाद उसने खुद ही मुझसे शादी करने के लिए कह दिया और मैंने भी तुरंत हाँ कर दिया। इसके बाद हमारी शादी हो गई। लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद फिलिप ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया।
छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना उसकी बिल्कुल एक आदत बन चुकी थी। सारा दिन मुझे मारता पीटता रहता था, यहाँ तक कि उसने नशा करना भी शुरू कर दिया। और एक दिन तो नशे की हालत में उसने मुझे बताया कि उसने अपनी पहली पत्नी को खुद से ही मारा है। ये जानकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने यह बात लोगों को बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो मेरे रास्ते में आ जाता। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने यह बात किसी को बताई तो मेरा भी वही हाल करेगा जो उसने अपनी पहली पत्नी का किया था। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो इसीलिए मैं ट्रेन से कूद गई ताकि उससे जान बचा पाऊं। यह सुनकर रघु भी हैरान हो जाता है। अगले सीन में वो महिला रघु से नहाने के लिए पानी मांगती है। दोस्तों, इस महिला का नाम चैताली है। मैंने शुरू में नहीं बताया। चलो कहानी को आगे स्टार्ट करते हैं। रघु कहता है कि सुबह में पानी लाया था, आप उससे नहा लो, मैं फिर से पानी ले आऊंगा। वो महिला यानी कि चैताली नहाने चली जाती है। उसके जाने के बाद रघु अपने कुछ अच्छे कपड़े निकालता है ताकि चैताली के सामने थोड़ा अच्छा दिखे। साथ ही अपने ही कुछ कपड़े उस महिला यानी कि चैताली के लिए भी निकाल देता है। अब इतने दिनों के बाद रघु किसी इंसान से मिलकर बात कर रहा था तो उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। आगे चैताली रघु से कहती है कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है क्या, अकेले रहते हो तुम यहाँ पे? रघु कहता है कि हाँ, माँ थी मेरी, लेकिन कुछ सालों पहले मर गए। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि बेटा शादी कर ले, वरना मेरे जाने के बाद तो अकेला ही रह जाएगा। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी और आज उनकी बात मुझे समझ में आ रही है। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, काश मैं शादी कर लेता। मैं यहाँ पर पूरी तरह अकेला हूँ, कोई ऐसा भी नहीं है जो मुझसे बात कर पाए या जिससे मैं अपनी बात बता पाऊँ। लेकिन देखो ना, भगवान ने तुम्हें भेज दिया ताकि मेरा अकेलापन दूर हो सके। मेरे पास गधा और सब्जियों का खेत भी है जिनसे मैं अपना गुजर बसर करता हूँ। चैताली कहती है कि ऐसी लाइफ तो किसी किसी को मिलती है जिसमें सुकून मिले। मुझको देखो, मैं वापस उस लाइफ में जाना ही नहीं चाहती। तो मुझे लगता है कि वह फिलिप इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वह कभी मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए तो उसे मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ, वरना वो मुझको मार देगा। इतना कहकर रघु के कंधे पर सर रखकर वो रोने लगती है, क्योंकि उसे रघु पर भरोसा हो गया था। वो भी एकदम खुश हो जाता है। चैताली कहती है कि आपको अकेले काम करने की जरूरत नहीं है, खाना वगैरह पकाने का काम मैं करूंगी और सामान लाने का काम आप कर देना। तभी रघु को ट्रेन के आने की खबर मिलती है, इसीलिए झंडी दिखाने रघु वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद चैताली घर की सफाई करने लग जाती है, बिल्कुल एक पत्नी की तरह। सफाई करते करते उसके हाथ एक ऐसी चीज लगती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। रघु ने डिब्बे के अंदर कई सारे न्यूज़पेपर के कटआउट रखे होते हैं, जिसमें एक परिवार के हत्याकांड के बारे में लिखा हुआ था कि पति पत्नी के साथ उनके 2 बच्चों को मार दिया गया। उसी कटआउट के साथ वहाँ गेट कीपर की एक आईडी होती है, जिसमें नाम तो रघु का होता है लेकिन फोटो किसी और की होती है। यानी कि जिसे चैताली रघु समझ रही थी वो रघु नहीं बल्कि कोई हत्यारा है। इसने शायद इस घर में रह रहे परिवार को मार दिया होगा और उसके परिवार के पति की आईडी लेकर गेट कीपर बन गया है। यह जानकर चैताली एकदम से घबरा जाती है कि मैं यहाँ किस मुसीबत में फंस गई। एक मुसीबत से बाहर निकली कि दूसरी मुसीबत में आके गिरी। रघु जैसे ही घर के अंदर आता है उसे चैताली काफी घबराई हुई दिखाई देती है और तभी उसकी नजर गिरे असली रघु की आईडी पर पड़ती है। तब रघु समझ जाता है कि यही वजह है कि चैताली घबराई हुई है। जैसे ही रघु आगे बढ़ता है, चैताली चाकू लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। कहती है, देखो मेरे पास मत आना वरना जान से मार दूंगी। रघु कहता है कि अरे ये क्या कर रही हो, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। इसके बाद रघु अपनी कहानी बताता है कि करीब 10 साल पहले मेरी माँ जब मुझे शादी के लिए जिद करने लगी, तब मैं उनकी जिद की वजह से एक लड़की देखने गया। वहाँ जाने के बाद मैंने साफ साफ उस लड़की से कह दिया था, देखो अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि तुम्हारी शादी करने से उसका दिल टूट जाएगा जिसे तुम प्यार करती हो। क्योंकि मैं सच बताऊं तो मेरा भी ब्रेकअप हो चुका है, तो इसका दर्द मैं समझ सकता हूँ। उस टाइम उस लड़की ने कुछ भी नहीं कहा और हमारी शादी हो गई। शादी के करीब 1 हफ्ते के बाद मेरी बेचारी माँ चल बसी। मेरी नौकरी भी सही नहीं चल रही थी। 2 साल में ही मैं एक लड़की और एक लड़के का पिता बन गया। फिर गरीबी की वजह से मैंने डिसाइड किया कि अब मैं और बच्चे पैदा नहीं करूंगा, इसलिए मैं सर्जरी कराने की फैसला किया ताकि मैं दोबारा बाप ना बन सकूं। तभी डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको तो सर्जरी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप कभी पिता बन ही नहीं सकते। डॉक्टर की यह बात सुनकर मैं शॉक हो गया। मैं सोचने लगा कि फिर ये 2 बच्चे किसके हैं। जैसे ही मैं जवाब मांगने घर गया तो घर जाते ही मुझे मेरा जवाब मिल गया, क्योंकि मेरी पत्नी अपनी पुराने हंसी के साथ बेड पर थी। उस पे मुझे इतना गुस्सा आया कि बस मैं क्या करूं। मेरा खुद पर कंट्रोल खत्म हो गया। मैंने उन चारों को घर में ही मौत के घाट उतार दिया। इसी चीज का न्यूज़पेपर कट आउट तुमने देखा होगा। बस यही कहानी है।
मेरी। और यह खबर जैसे ही फैली पुलिस मेरे पीछे पड़ गई, इसीलिए मुझे शहर छोड़कर भागना पड़ा। भागकर मैं इसी स्टेशन पर आ गया जहां मुझे रघु चाचा मिले, जो यहाँ के उस समय गेट कीपर थे। उन्होंने मुझे सहारा दिया, खेती करना सिखाया, लेकिन करीब 1 महीने पहले बीमारी से उनकी मौत हो गई। मुझे लगता है कि मेरी माँ को भी मेरी पत्नी ने जहर देकर मारा होगा। शायद उन्होंने उसे उसके पुराने आशिक के साथ पकड़ लिया होगा, क्योंकि शादी के टाइम मेरी माँ एकदम हट्टी कट्टी थी, पर शादी के 1 हफ्ते बाद ही वो मर गई। अब तुम ही बताओ, अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या करता? ये सुनकर चैताली कंफ्यूज में हो जाती है और थोड़ा हैरान भी, लेकिन वो रघु को सहारा देती है कि देखो मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बातें। अब अगले सीन में वो रघु से कहती है कि देखो मैं जाती हूँ पानी लेने के लिए, तुम आज घर पर आराम करो। जिसके बाद चैताली वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रघु जब घर पे बाकी काम कर रहा होता है, तब उसे ऐसा महसूस होता है कि घर के बाहर कोई है। तो वो एक रॉड लेकर बाहर आता है ताकि देख पाए कि यहाँ पर कौन है। बस दोस्तों, उसे सामने फिलिप दिखाई देता है, जो चैताली को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया था। उसको देखकर तो रघु की हालत खराब हो गई। फिलिप कहता है कि देखो मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, क्या यहाँ पर कोई आया था मदद मांगने के लिए? रघु तो पहले से ही घबराया हुआ था, इसीलिए वो घबराहट में कह देता है कि नहीं, यहाँ पर कोई लड़की नहीं आई थी मदद मांगने के लिए, तुम चले जाओ यहाँ से। फिलिप समझ जाता है कि रघु झूठ बोल रहा है। वो कहता है कि एक बात बताओ, मैंने कब कहा कि मैं किसी लड़की को ढूंढ रहा हूँ? बता तूने क्या किया शिखा के साथ? शिखा सुनते ही रघु परेशान हो जाता है कि यह शिखा कौन है। फिलिप बताता है कि लगता है शिखा ने तुम्हें कोई और ही कहानी बताई है। और तब फिलिप रिवील करता है कि मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और शिखा जिसे तुम चैताली कह रहे हो वो मेरी ही पेशेंट है। उसको एक दिमागी प्रॉब्लम है जिससे वो अचानक कभी कभी एकदम वायलेट हो जाती है, और जब वो वायलेट होती है वो किसी को भी नहीं देखती कि सामने कौन है, उस पर सीधे हमला कर देती है। एक्चुअली मैं उसका ही इलाज करने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, लेकिन वो ट्रेन से कूदकर भाग गई। मेरे भाई मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुमने उसको छुपाया है तो बता दो, वरना वो कब तेरी जान ले लेगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। रघु को तो सदमा लग जाता है कि इस कहानी का बिल्कुल उल्टा तो चैताली ने उसको बताया था, तो अब वो किस पर यकीन करे, चैताली पर या फिलिप पर? अब रघु सीधी चैताली के पास आकर उसे शिखा के नाम से बुलाता है। बस चैताली के हाथ से पानी का मटका गिर जाता है। वो रघु से कहती है, फिलिप आ गया ना, उसी ने तुम्हें मेरे बारे में यह सारी गलत बातें बताई होगी। पता है शिखा कौन है? शिखा उसकी पहली पत्नी है, उसी का नाम शिखा है जिसे उसने मार दिया था। रघु फिर से कंफ्यूज हो जाता है कि ये हो क्या रहा है, वो किस पर विश्वास करे उसे पता नहीं चलता। चैताली कहती है ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ, और देखना पुलिस फिलिप को यहाँ से लेकर जाएगी, क्योंकि असली अपराधी मैं नहीं वो है। पर एक बात बताएं दोस्तों कि इस स्टेशन पर कोई भी टेलीफोन नहीं है जिससे ये लोग फोन कर सकते हैं। चलो कहानी को आगे शुरू करते हैं। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों डरूं? चैताली कहती है। रघु को तो लगने लग जाता है कि शायद चैताली सही कह रही है, फिलिप उसको बेवकूफ बना रहा है। लेकिन होता यह है कि वो कुछ सोच पाता तभी फिलिप भी वहाँ पर पहुँच जाता है, और जैसे ही वो जबरदस्ती चैताली को अपने साथ ले जाने लगता है, रघु उसको रोक लेता है। कहता है देखो तुम चैताली को यहाँ से नहीं ले जा सकते, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। और इससे पहले कि फिलिप कुछ कह पाता, पीछे से चैताली वही राड लेकर फिलिप के सर पर मार देती है जो पहले रघु लेकर आया था। फिलिप घायल हो जाता है। अब राड तो वो मार देती है, लेकिन एकदम घबरा भी जाती है। रघु कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, तुमने बिल्कुल ठीक किया, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी फिलिप फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है। इतने में रघु घिनौने तरीके से रॉड की मदद से फिलिप को मारता है, जैसे मानो कि रघु का डेली का ये काम हो, जैसे रघु डेली लोगों को मारता है। तभी उसकी नजर फिलिप की बटुए पर पड़ती है जिसमें क्लिनिक की एक पर्ची होती है, और उसमें डॉक्टर का नाम डॉक्टर फिलिप लिखा हुआ है, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, और पेशेंट का नाम शिखा। ये देखकर रघु को एकदम सदमा लग जाता है। दोस्तों इसका मतलब है कि फिलिप ही सही कह रहा था, यह चैताली नहीं बल्कि शिखा है। लेकिन वो कुछ कर पाता इससे पहले चैताली वहाँ पर आकर रघु से कहती है कि हाँ मैं ही शिखा हूँ, और इतना कहकर वो रघु को फावड़े से मार देती है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम रघु को देखते हैं जहाँ चैताली नहीं होती है, यानी कि रघु ने उसे भी मार डाला। जिसके बाद रघु सारे न्यूज़पेपर का कटआउट को आग में डालकर राख कर देता है ताकि किसी को उसकी सच्चाई का भी मालूम ना पड़े। दोस्तों यह रघु बहुत ही डेंजर आदमी है। इसने 4 लोगों को मारने के बाद उसने फिलिप की जान ले ली, और साथ ही उसने चैताली को भी नहीं छोड़ा, उसे भी मौत के घाट उतार दिया। और यहीं पे मूवी का द एंड हो जाता है।